प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास कक्षा 12 अध्याय 11 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इस पर विशद चर्चा से पूर्व हम अध्ययन की जो उत्सुक व्यक्ति हैं उन्हें बता दें कि यह अति महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाता है जो विविध कक्षाओं की परीक्षाओं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रायः इस विषय बिंदुओं से संदर्भित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हम आते हैं सीधे अब अपने विषय पर। 10 मई 1857 की दोपहर मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना और जलाना फूंकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमजान का महीना था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर सहरी रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब वे मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। आप देख लें बहादुर शाह का चित्र। इतिहास के पन्नों में अत्यधिक महत्वपूर्ण मुग़ल साम्राज्य बहादुर शाह का यह चित्र है। और हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बारह और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेज़ी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। विद्रोह का ढर्रा, उसका स्वरूप क्या था, रूप क्या था? यदि इन विद्रोहियों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया।
सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों तथा तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों ने संबंधित हर चीज़ और हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदुओं और मुसलमानों तमाम लोगों के एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदी, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर और बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। आप इस चित्र को देखें। लखनऊ में ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमले में आम लोग भी सिपाहियों के साथ आ जुटते हैं। देखें किस प्रकार से। यहाँ देखें आप, फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता है। चित्रों को देखिए। आम जनता भी विद्रोह में, सैनिकों के विद्रोह में सम्मिलित हुई। मई जून के महीनों में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में फंस हुए थे। जैसा कि ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थीं। दिल्ली उर्दू अखबार 14 जून 1857 की इन रिपोर्ट को आप पढ़िए और सुनिए। यही हालात सब्जियों और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिन्हें कुजड़ों सब्जी बेचने वाले ने रोक कर जमा कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग वाले उन्हें देखकर बस ओठों पर जीभ फिरा कर रह जाते हैं, क्योंकि वे चीज़ खास लोगों के लिए ही है। यहाँ एक और चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब सुरफा कुलीन लोग खुद घड़ों में पानी भर कर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता है। हलालखोर हरामखोर हो गए हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई है और यही हालात बने रहे तो ज़िंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा ख़राब कर देंगी। शहर महामारी के गिरफ्त में आ जाएगा। यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। आप देखें, इन दोनों रिपोर्टों तथा इस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में इस अध्याय में दिए गए विवरणों को समझें। अखबारों में छपी खबरें अक्सर पत्रकार के पूर्वाग्रह या सोच से प्रभावित होती हैं। इस आधार पर बताएं कि दिल्ली उर्दू अखबार लोगों की गतिविधियों को किस नज़र से देखता था। संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं।
सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लबो-लुआब ये है, लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। सिस्टन और तहसीलदार विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचार बस मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आलथी पालथी मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब ए आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोही अपनी योजनाओं को किस तरह एक दूसरे तक पहुंचाते थे, इस बारे में इस बातचीत से क्या पता चलता है? तहसीलदार ने सिस्टन को संभावित विद्रोही क्यों मान लिया था? विद्रोही की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे? मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हेयरसे की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हेयरसे तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलीलें थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज बनता है कि या तो वे हिरसवे की मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बॉल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थीं। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले जरूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी, और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जात के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेता और अनुयायी। अंग्रेजों ने लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों को शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किए उनमें एक यह था कि वे फ़ौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुग़ल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लगा। बहादुर शाह इस खबर पर भयभीत और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह ने एकमात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब कुछ सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुग़ल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। उन स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने आगे विस्तार से बताएं। जो चित्र हम आपके सामने रखे हुए हैं यहाँ पर आप पहचान चुके होंगे। रानी लक्ष्मीबाई एक प्रचलित चित्र जो आमतौर पे दिखता है। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था।
झांसी में रानी को आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जहन में अभी भी ताज़ा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज के ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटे बिरजिस कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया था। सभी जगह पर नेता दरबारों से जुड़े व्यक्ति, रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। अक्सर विद्रोह का संदेश आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए और कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबर आ रही थी कि वहां हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिसने सिपाही बार बार मिलने जाते थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता, स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने की अलग जगा रहे थे। आप यह देखें, चित्र देखें, नाना साहिब। 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर नेपाल चले गए। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का हिस्सा बताया जाता है। 1857 के दो विद्रोही शाहमल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की ज़मीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की ज़मीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न और अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजनों और व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी ज़मीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर व मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला, उन्हें न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झोपड़ी और झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरों का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी आज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। मौलवी अमनदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी कम उम्र में ही उपदेशक बन गए थे। 1856 में उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते करते गांव-गांव जाते देखा गया था। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे उनके समर्थक होते थे, इसलिए उन्हें लोग बाघ डंका शाह कहने लगे थे। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हज़ारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे। समझते थे कि वह इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत हैं। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया। रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। उन्होंने चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया, जिसमें हेनरी लॉरेंस की अगुवाई वाली टुकड़ियों को मुंह की खानी पड़ी। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनको कोई नहीं हरा
सकता, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं और अंग्रेज उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण उन्हीं लोगों में इतना अधिकार प्राप्त था। अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसा कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया था जिन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा था। उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे तो उनकी जाति और मजहब दोनों भ्रष्ट हो जाएंगे। सिपाहियों का इशारा इनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरफ था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेज़ों ने सिपाहियों को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरह फैलती गई। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दमदम शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि नीच जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे ही जल्दी ही तुम्हारी जात भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से खींचना होगा। इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता के बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बार यह अफवाह फैलना शुरू हुई तो अंग्रेज़ अफसरों के तमाम आश्वासनों के बावजूद उसे ख़त्म नहीं किया जा सका और इसने सिपाहियों में गहरा गुस्सा पैदा कर दिया। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी। यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज़ सरकार ने हिंदू और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली है। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेज़ों ने बाज़ार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते हैं। यह बेचैनी बहुत तेज़ी से फैली। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए जोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर यह तस्वीर हेनरी हार्डिंग फ्रांसिस ग्रांट द्वारा बनाया चित्र। 1849 गवर्नर जनरल के तौर पर हार्डिंग ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। उसने जिन एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया उसमें चिकने कारतूसों का इस्तेमाल होता था, जिसके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया था। बात सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियाँ बंटने की भी रिपोर्टें आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियाँ बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियाँ बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था और न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे? इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थीं या नहीं। हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इससे क्या पता चलता है। ये अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती हैं। अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जेहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनगूंज सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के नेतृत्व में उस समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थानों के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियाँ लागू
कर रही थी। भारतीय समाज के कुछ तबकों की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए थे, जिनमें पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को खत्म करने 1829 और हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाए थे। शासकीय दुर्बलता और दत्तकथा को अवैध घोषित कर देने जैसे बहानों के जरिए अंग्रेज़ों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसी बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में ले लिया था। जैसे ही ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, भूमि विवादों के निपटारे की अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ। लोगों को लगता था कि वे अब तक जिन चीज़ों की कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भू स्वामित्व, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही थी जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालत में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थीं। सन 1857 के विद्रोह के आधार पर विस्तार से पता लगाने के लिए आइए अवध का जरा नज़दीकी से अध्ययन करें। अवध 1857 के इस भव्य नाटक का बड़ा केंद्र था। अवध में विद्रोह। एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का ऐसे सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दें, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनात की इजाज़त दें और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करें। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेज़ों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेज़ों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाज़ार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेज़ों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। देह से जान जा चुकी थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। एक ने लिखा है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का सुर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन्हो। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षत के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उनकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकार, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारी और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। हम आगे फिर देखेंगे, परंतु इसके पहले हम कुछ और महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर चर्चा कर लें।
जैसे रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता है। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। सहायक संघ लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ यह संधि करने वालों को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोग पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। यह संधि सहायक संघ लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। इसके प्रमुख बिंदु और अब आप इस चित्र को देखें। अठारह में भारतीय उपमहाद्वीप देख सकते हैं आप। करीब से देखें आप, उत्तर से आप देखें कश्मीर, पेशावर, अफगानिस्तान, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, राजस्थान, सिंध, गुजरात, होलकर, सूरत, सिंधिया और इधर इन नदियों का उल्लेख है यहाँ पर। सिंधु नदी और सतलज नदी, गंगा, यमुना और प्रमुख स्थान देख लखनऊ, अवध, बनारस, इलाहाबाद, रीवा, पटना, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, ढाका, चटगांव, उड़ीसा, औरंगाबाद, निजाम, हैदराबाद, पूना, सूरत, बम्बई, पूना, गोवा, मैसूर, कोचीन, त्रावणकोर, फोर्ट सेंट डेविड, मद्रास, आरकोट, पट्टनम, इस तरफ बंगाल की खाड़ी दिख रही है। और फिर आप देखें इधर उड़ीसा, कलकत्ता, बंगाल, इन सब ये ब्रिटिश राज्य की अंतर्गत भारतीय सीमाएं। उन 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप। नवाब साहब जा चुके हैं। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जाने आलम देश से विदा लेकर परदेश चले गए। इस पूरे भाग में पढ़ें, आपने सुना, चर्चा भी करें कि लोग वाजिद अली शाह की विदाई पर इतने दुखी क्यों थे। अभी आपको उन बिंदुओं पर चर्चा किया गया कि बहुत सारे लोगों का, जैसे यहाँ पर संगीतकार, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। इसके अलावा और भी कारण थे जिसकी वजह से वाजिद अली शाह की विदाई पर लोग दुखी थे। अब आप देखें फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अवध में विभिन्न प्रकार की पीढ़ियों ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों की एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीज़ बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी,
इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में ज़मीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे। उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता भी होती थी। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौले थे जिनके पास ज़मीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। एक मुफ्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे। एक मुफ्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज़्यादा गांव हाथ से जाते रहे। ब्रिटिश भूराजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे ज़मीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा। आप इधर तब तक देख लें एक चित्र। अवध का एक जमींदार 1880। समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था। यानी न तो ताल्लुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेज़ों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु और भावुक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। न ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा और मदद मिल पाएगी जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन वे अंग्रेज़ों ने लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल नवाब की पत्नी के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गाँव से भी भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 की जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्लयुद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाज व संस्कृति से वाकिफ़ थे। उनमें आगे पढ़ें इसके पहले हम आप देखें ताल्लुकदारों की सोच।
तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित काला कंकर के राजा हनुमंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनुमंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर ने आखिरी मुलाकात में हनुमंत सिंह से कहा, साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने की जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की ज़मीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूँ। ये चित्र देखें आप। यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही। यहाँ कलाकार सिपाहियों की वर्दी का मजाक उड़ा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए शायद यह जताने का प्रयास किया जा रहा है कि पश्चिमी पोशाक पहन कर भी हिंदुस्तानी सुंदर नहीं दिख सकते। उनके अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों नीत थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों और अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जात के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलाव को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गाँव में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों ने जन विद्रोह के रूप रंग पर गहरा असर डाला। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गाँव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुटते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। विद्रोही क्या चाहते थे? बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटना के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला। यूँ भी विद्रोहियों में ज़्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचार का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई घोषणाओं में इश्तहारों के सिवाय हमारे पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं जिनकी बिना पर हम विद्रोहियों के नज़रियों को समझ सकें। इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेज़ों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज़्यादा सुराग नहीं लग पाता कि विद्रोही क्या चाहते थे। एकता की कल्पना। 1857 विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफ़ा नुकसान बराबर था। इश्तहारों में अंग्रेज़ों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुग़ल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व और गौरव गान किया जाता था। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मुहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन आप आगे देखें, इससे पूर्व आप कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857।
विद्रोही क्या चाहते थे, इसके बारे में हमारी जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुसलमान दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धर्मवान लोगों को, खासकर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म में हिस्सा लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं हैं, वे मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा उन्हें। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में, चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवाणियों में, पंडितों की गणनाओं में, सब में यह सम्मत दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेज़ों के पैर टिक नहीं पाएंगे। इसलिए यह सबका फर्ज है कि वह अंग्रेज़ों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीद छोड़ दें, मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। और फिर आगे देखें आप, भाग 1, जमींदारों के बारे में। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकारों ने बेहिसाब जमा भू राजस्व थोप दिया है और कई जमींदारों को बेइज्जत और बर्बाद किया है। बकाया लागन की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई हैं। हद तो यह है कि एक आम रैयत किसी जनाना नौकर या किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। जमींदारों के खजानों को स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। जमा हल्का रहेगा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा। व्यापारियों के बारे में, इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील, कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली और स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में सेंध मारी जा रही है। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा रहा है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारी फरेबी तौर तरीक़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा और ज़मीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। सरकारी कर्मचारियों के बारे में, अब यह राज की बात है कि अंग्रेज़ सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेज़ों को मिलते हैं। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेज़ों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फ़िलहाल 200 और 300 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊँचे ओहदे की उम्मीद रखें। कारीगरों के बारे में, इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों, लोहार और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देसी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया गया है। इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेज़ों की सेवा छोड़ देनी चाहिए। पंडितों, फ़कीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में, पंडित और फ़कीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं, यूरोपीय दोनों देशों के शत्रु हैं।
और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। इस घोषणा में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन से मुद्दे उठाए गए? प्रत्येक तबके के बारे में दिए गए भाग को ध्यान से पढ़िए, घोषणा की भाषा पर ध्यान दीजिए और देखिए कि उनमें कौन सी भावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। सिपाही क्या सोचते थे? विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेज़ों ने जो चाहा इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर खींचे और न ही कोई बहाना बनाया और न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले। सन 1857 में अंग्रेज़ों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएगी। नए कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीज़ें पैदल सेना, घुड़सवारों और गोल अंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई है। उन्होंने एक कारतूस थर्ड लाइट कैवेलरी के सवारों, घुड़सवार सैनिक को दिए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों को परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियनें और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया था। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियाँ डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डर कर नए कारतूसों को दांतों से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेज से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म और आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद, आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या? इस अर्जी में सैनिक विद्रोह के जो कारण बताए गए हैं उसकी तुलना तालुकदार द्वारा बताए गए कारणों के साथ कीजिए। बाकी देखिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। अंग्रेज शासक ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपये खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज़ को पूरी तरह खारिज किया जा रहा। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने छोटे छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता था। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे। विद्रोही उद्घोषणाएँ इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोग ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रहे अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या अंग्रेजों का उत्पीड़क समझा जाता था। कई दफा विद्रोही के संभ्रांतों को जानबूझकर बेइज्जत करते थे। गाँव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए और उनके घर तोड़ फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे और परंपरागत सोपानों, ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। इसमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज़्यादा समता परक समाज की कल्पना दिखाई देती है, पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूहों को एकजुट करने का आह्वान किया जाता था। वैकल्पिक सत्ता की तलाश। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे
स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचनाएं स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज़्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियों की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई, सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी की मुगल जगत से प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीज़ों की प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये संरचनाएँ विद्यार्थियों के लिए या अध्ययनशील व्यक्ति के लिए यह चर्चा का विषय होगा। विद्रोहियों के नज़रिए को पुनर्निर्मित करने में इतिहासकारों के सामने कौन सी मुख्य समस्याएं आती हैं? विद्रोही ग्रामीण अवध क्षेत्र रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा कि अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं। ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। पल में बिखर जाते हैं, पल में फिर जुट जाते हैं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं। गांव वालों से निपटने में अंग्रेज़ों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कुछ विषय बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद वे इस पर भी विचार करेंगे। दमन। अवध में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहाँ लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी और 1857 की आखिर तथा 1858 के शुरुआती महीनों तक हुकुम की श्रेणियाँ वजूद में थी। दमन। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद है उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह का कुचलना अंग्रेज़ों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहाँ तक कि आम अंग्रेज़ों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सज़ा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सज़ा हो सकती है, सजाए मौत। आप यहाँ देखें, विद्रोह के दौरान विद्रोह के प्रमुख केंद्र इसमें दर्शाए गए हैं काले बिंदु में, और अंग्रेज़ों की बढ़त, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी बढ़त कायम की। यहाँ विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र दिखाए गए। विद्रोहियों पर ब्रिटिश हमलों के मार्गों को दर्शाया गया। देखिए आप, ये जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो काले चिन्ह बनाए गए हैं, बिंदु, विद्रोह के प्रमुख केंद्र। इसी तरह के मैप पर विद्यार्थी इसी तरह के संकेतों के माध्यम से अभ्यास करेंगे, जिससे उन्हें समझने में आसानी होगी। पेशावर, लाहौर, कराची, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, औरंगाबाद, और इस तरफ आप देखें लाहौर, अम्बाला, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, और इधर अजमेर, ग्वालियर, झांसी, यहाँ पे देखें महू, जबलपुर, फिर आप देखें इधर लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आजमगढ़, जबलपुर, कटक, कलकत्ता, दमदम। और यह जो रेखा दिखाई दे रही है जिस पे तीर के निशान बने हुए हैं, अंग्रेज़ों ने इन्हीं रास्तों से विद्रोहियों पर बढ़त के प्रयास किए, बढ़त कायम की। इस नए विशेष कानूनों और ब्रिटिश से मंगाई गई
नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह कुचलने का काम शुरू कर दिया। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे, लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया। एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किया। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेज़ों की कोशिश को जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। दोनों तरफ जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह ये थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे। गंगा के मैदान में भी अंग्रेज़ों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेज़ों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। उदाहरण के लिए अवध में फारसिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल थी। इस इलाके की लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेज़ों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में खड़े भूस्वामियों और काश्तकारों से मिलकर अंग्रेज़ों का विरोध किया था। अंग्रेज़ों ने इस एकता को तोड़ने के लिए आगे चर्चा करेंगे, तब तक हम इन चित्रों पर भी विचार कर लें। आप देखें, दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद फेलिस बियतो द्वारा लिया गया चित्र। 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और विध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। ये देखें, दिल्ली रिज पर स्थित मस्जिद का यह चित्र। और यहाँ देखिए आप, सिकंदराबाग, चित्रकार फेलिस बियतो, 1858। यहाँ हमें एक ज़माने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनाए गए रंगबाग प्लेजर गार्डन के खंडरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज़्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैंप बेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। अहाते में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं। देखें किस प्रकार से जो नीचे दिख रहा है नरकंकाल को दर्शाते हैं। सिकंदराबाग नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंगबाग का यह दृश्य। अंग्रेजों ने बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को ज़मीन से बेदखल कर दिया गया और वे वफादार थे, उन्हें इनाम दिए गए। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी और भूख से दम तोड़ दिया। विद्रोह की छवियाँ। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीक़ों के बारे में किस तरह जान सकते हैं। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं और आप सुन भी चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज़्यादातर इतिहासकार अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्रवाइयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक और फौजी अपनी चिट्ठियाँ, डायरियाँ, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। असंख्य मेमो और नोट्स, परिस्थितियों के आकलन एवं विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेज़ों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियाँ छपीं, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियाँ जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। अंग्रेज़ों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें
सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रचकों का अभिनंदन। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को चलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत इस श्रेणी का एक उदाहरण है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा। 25 सितंबर को जेम्स आटम और हेनरी हेवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर-बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैंपबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिशोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई। बार्कर की पेंटिंग कैंपबेल के आगमन के क्षण का जश्न मनाती है। कैनवस के माध्यम से कैंपबेल, आटम और हेवलॉक इन 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों के देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ जाती हैं। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े जहाँ काफ़ी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। चित्र के अगले भाग में पड़े 100 और घायल इस घेरेबंदी की दौरान हुई मारकाट की गवाही देते, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति वफादारी। आप देखें, इन चित्रों को देखें। द रियल ऑफ लखनऊ, चित्रकार टॉमस जोन्स बार्कर, जो भी चर्चा हो रही थी इन विषयों पर। करीब से देख लें इसको। विश्वास या भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी आ चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। अंग्रेज, औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जो जेफ नेयल पेंटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियल स्मृति में बनाई। इस चित्र में अंग्रेज, औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। लाचार और मासूम दिख रहे, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। आप देखें यह चित्र। इसे मेमोरियल चित्रकार जोसेफ नोएल पेंटन, इन मेमोरियल चित्रकार जोसेफ नोएल पेंटन 1859। और यहाँ देखिए, कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर किस प्रकार से। भारतीय नारियों का सम्मान इसीलिए होता है कि वे बहादुर या भयहीन होकर संघर्ष में प्रतिभाग करती रही। वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। इन मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शक की कल्पना को जोड़ती है और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र भी अदृश्य है। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों के रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। कुछ अन्य रेखाचित्र और पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तौर में दिखाई देती हैं। वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई
नज़र आती हैं, उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया। यह चित्र वास्तव में भारतीय नारी का नहीं बल्कि जो विद्रोही थे उनसे मुकाबला करती हुई। आप ये समझें कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी बातों को रखने के लिए इस तरह के भावनात्मक प्रयास किए। मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानों के रूप में दर्शाया गया। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और ज़िंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबिल है। आप देखें इस तरफ, जस्टिस न्याय पंच 12 सितंबर 1857। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा, कानपुर में हुए भीषण और संघार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों और खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिनमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। माहौल ऐसा था मानो न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजियता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ऐसी ही एक तस्वीर हमें न्याय की एकरूपता की स्त्री छवि दिखाई देती। इस तरफ जो आपको अभी चित्र, आप इस चित्र को जो आपने देखा, चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर प्रतिशोध पंच। ये देखिए, बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। तस्वीर से क्या सोच निकलती, शेर और चीते की तस्वीरों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। औरत और बच्चे की तस्वीर क्या दर्शाती है। जिसके एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल है, उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। ये देखें चित्र आप, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर, ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड तोप से उड़ाते हुए। देखिए आप, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857। यहाँ मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्यमंचन। पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है। ये संकेत देखिए। इस चित्र को देखें, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड। इलस्ट्रेट लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए और चारों तरफ तोपें तैनात हैं। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है। लोगों को यह एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सज़ा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उन्हें खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था। ऐसा किया। दहशत का प्रदर्शन, प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांध कर उड़ा दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। दया के लिए कोई जगह नहीं। इस प्रतिशोध के लिए
भी शोर मच रहा था। ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते थे। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उनका मजाक उड़ाया गया। हास्य परक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया। आप देखें। द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव। पंच 24 अक्टूबर 1857। गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर भी वे उसे घिनौनी बंदूक से नहीं उड़ाएंगे, बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करे। हाथ एक सिपाही के सिर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए और दोनों से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इन विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे थे। उन्हें लोगों की दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति की लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया गया जो दुश्मनों का पीछा करते हुए ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बचे सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है, अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इस घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उन जनता के बारे में जान सकते हैं जो इन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीद कर घरों में सजाती थी। ये तस्वीरें केवल अपने समय के भावनाओं और एहसासों को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहाँ की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज़ उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। आप देखें यह चित्र फिल्मों और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की। इस भाग में दिए गए प्रत्येक चित्र के विभिन्न तत्वों की जांच कीजिए और चर्चा कीजिए कि उनके जरिए आपको कलमकार की सोच को पहचानने में कैसे मदद मिलती है। काल रेखा। 1801 अवध में वेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अधिग्रहण। 1856 से 57 अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू। 1857 10 मई मेरठ में सैनिक विद्रोह। 11-12 मई दिल्ली रक्षक सेना में विद्रोह, बहादुर शाह सांकेतिक नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 27 मई अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, एटा में सिपाही विद्रोह। 30 मई लखनऊ में विद्रोह। मई जून सैनिक विद्रोह का एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है। 30 जून चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेज़ों की हार होती है। 25 सितंबर हेवलाक और आस्टम के नेतृत्व में अंग्रेज़ों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं। 1858 जून युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु। जुलाई युद्ध में शाहमल की मृत्यु। और आप देखें विद्रोहियों के चेहरे। बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों के नेतृत्व में संभालने के लिए पुराने शासकों से क्या आग्रह किया।
उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिससे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और सामूहिक ढंग से काम कर रहे थे। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों की किस हद तक भूमिका थी। विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। अंग्रेजों ने विद्रोह को चलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। और अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। किसान, तालुकदार और जमींदार उनमें क्यों शामिल हुए। विद्रोही क्या चाहते थे। विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था। 1857 के विद्रोह के बारे में चित्रों में क्या पता चलता है। इतिहासकार इन चित्रों को किस तरह विश्लेषण करते हैं। एक चित्र और एक लिखित पाठ को चुनकर किन्हीं दो स्रोतों की पड़ताल कीजिए और इस बारे में चर्चा कीजिए कि उसमें विजेताओं और पराजितों के दृष्टिकोण के बारे में क्या पता चलता है। मानचित्र के कार्य करने भारत के मानचित्र का कलकत्ता, कोलकाता, बम्बई, मुंबई, मद्रास, चेन्नई को चिन्हित कीजिए जो 1857 में ब्रिटिश सत्ता के 3 मुख्य केंद्र थे। मानचित्र 1 और 2 को जो पहले दिया गया था को देखिए। उन इलाकों को चिन्हित कीजिए जहां विद्रोह सबसे व्यापक रहा। औपनिवेशिक शहरों से ये इलाके कितनी दूर या कितनी पास थे। परियोजना के कार्य क्या करने हैं। 1857 के विद्रोही नेताओं में से किसी एक की जीवनी पढ़ें। देखिए उसने लिखने के लिए जीवनीकार ने किन स्रोतों का उपयोग किया है। क्या उसमें सरकारी रिपोर्टों, अखबारी खबरों, क्षेत्रीय भाषाओं की कहानियाँ, चित्रों और किसी अन्य चीज़ का इस्तेमाल किया गया। क्या सभी स्रोत एक ही बात करते हैं या उनके बीच फ़र्क दिखाई देते हैं। उनके निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट तैयार करना। 1857 पर बनी कोई फिल्म देखिए और लिखिए कि उनमें विद्रोह को किस तरह दर्शाया गया है। उनमें अंग्रेज़ों विद्रोहियों और अंग्रेज़ों के भारतीय वफादारों को किस तरह दिखाया गया है। फिल्म किसानों, नगरवासियों, आदिवासियों, जमींदारों और तालुकदारों के बारे में क्या कहती है। फिल्म किस तरह से प्रतिक्रिया को जन्म देना चाहती है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम विद्यार्थी और विस्तार से अगर जानना चाहेंगे तो ये पुस्तक है जिसका वे अध्ययन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं। विस्तार से अध्ययन करने के लिए इनका अध्ययन कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण बात हम आपको दिखाएं कि इस वेबसाइट पर जाकर के आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यह पूर्ण होता है। पूर्ण होने से पहले जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उस पर हम एक बार और आपका प्रकाश डाल दें, जिससे जो स्मरणीय योग्य हैं, जिन्हें याद रखा जाना चाहिए। काल रेखा, इन तिथियों को विद्यार्थी जरूर अपने स्मरण रखेंगे। और इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है।